ट्रांजैक्शंस के टॉपिक है। अब आपका मेजर काम जो है, लाइक फॉरेन एक्सचेंज हो चुका, आपका एनपी एंड रिकवरी के डिफिकल्ट टॉपिक हो चुके, रिस्क मैनेजमेंट बेसल 3 ट्रेजरी ऑपरेशंस हो चुका, क्रेडिट पॉलिसी मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस हो चुके। अब धीरे धीरे करके थोड़ा सा बैंकिंग ऑपरेशंस के टॉपिक चलेंगे। हो सकता है कई साथियों को भाई आते हूँ, थोड़ा सा उनको ऐसा लगे, लेकिन सबका ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा इसी लाइन में हम कुछ टॉपिक और करेंगे। मेरे साथियों मेरे साथ रहेंगे। आइए बात करेंगे टीडीएस के बारे में, टैक्स डिडक्टेड रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। सवाल तो एक एक करके ही बटोरना है। और अब ये फोकस देखिए कई बैंकों में हो रहा है, जिसको हम केस स्टडी कह देते हैं। मैं कभी चर्चा करूंगा आपके साथ, आज ये मैं टॉपिक कर दूं ताकि थोड़ा सा मन में बता दूं भाई केस स्टडी क्या चीज है, बता दूंगा, टेंशन नहीं रखें। आइएगा दोस्तों, सबसे पहली बात, मेरे साथ ही कुछ बात करना चाह रहे हैं भाई, चैट दिख रहे हैं, देख देते हैं जरा सा। स्क्रीन फुल हो गया आज। अच्छा चलिए भाई, ये कोई जब वो हो जाए गड़बड़ तो बता देना। अभी तो ठीक चल रहा है तो ठीक चलने दीजिएगा, है, जब तक ठीक चले तब तक चलने दीजिएगा। वो मेरे आईटी वाले साथी से मैंने बात करनी है, वो जो कह रहे थे भाई चार्जेबल होगा, चार्जेबल तो पक्का होना चाहिए। जस्ट 30 seconds आई विल टेक टू एक्सप्लेन टू यू। जो चार्जेस की बात चल रही है, हंसी मजाक की बातें अलग है। When I was student of Manchester Business School, I wanted to visit a branch of the NatWest Bank in Manchester. So I asked my program secretary that I want to visit. She said that we can arrange your visit, but how much time it will take? It should take about, I need a half an hour meeting with him. She told me that it will be very costly. Ashok, it will be very costly. 30 minutes time, here the time is counted by minutes. मैंने कहा हमारे यहाँ तो मैनेजर के कमरे में कोई भी घुस जाता, जब मर्जी आवे, कंप्लेंट करने के लिए घुस जाते जब मर्जी। 15 मिनट शुड बी एनफ। आप जरा अपना काम प्लान कर लीजिएगा एंड ट्राई टू फिनिश द टॉप विद इन 15 मिनट्स, बिकॉज वी आर टू पे पर मिनट। तो ये देख लीजिएगा लेवल, अब आप सोच लीजिएगा। हमारे यहाँ पे तो चीफ मैनेजर साहब भी होंगे, तो भी कोई भी कस्टमर आके बतियाना शुरू कर देता है। आ जाएगा, चलिए भाई, हाँ आ जाएगा। तो भाई साहब जरा ध्यान दे लीजिएगा, एक बार आपने ये पढ़ी होगी टैक्स स्ट्रक्चर, मेरे कहने से एक बार दोबारा देख लीजिएगा। नए टैक्स रेजिम में अप टू 3 लाख नील है, 3 लाख टू 7 लाख पे 5% है, 7 लाख टू 10 लाख पे 10% है, 10 लाख टू 12 लाख पे 15% है, और 12 लाख टू 15 लाख पे 20% है, और मोर देन 15 लाख पे 30% है। लेकिन चैप्टर 6 की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिवाय स्टैंडर्ड डिडक्शन के चैप्टर 6 की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नई टैक्स रिजीम में चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलनी है, इनकम टैक्स के एक्ट के चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिल रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। आप आ जाएगा। एक थोड़ी सी बात और ध्यान कर लीजिएगा, थोड़ी बात और ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 87A of the Income Tax Act, a resident individual whose total income does not exceed rupees 7 lakh in a financial year is entitled to tax rebate up to 25,000 rupees. प्रोविजन गलत ड्राफ्टेड है मेरे साथियों, ये 20,000 वर्ड होना चाहिए था, लेकिन 25,000 छप गया, छप गया सो छप गया। बजट में जो लिख दिया गया लिख दिया गया,
ये फिगर गलत है, कैलकुलेशन करेंगे तो 20,000 आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 25,000 छापा है, आप इतना ही रखेंगे। A resident individual whose total income does not exceed 7 lakh in a financial year is entitled to tax rebate up to 25,000। मीनिंग ये है कि जिनकी इनकम सालाना 7 लाख तक है उनको कोई टैक्स नहीं देना है, उनको कोई टैक्स नहीं देना है। आइए दोस्तों, टैक्स रेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। आज टीडीएस के प्रोविजंस मेरे साथियों ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें। टीडीएस के प्रोविजंस सैलरी को छोड़ के बाकी सारे सेक्शन 194 में प्रोविजंस रिलेटिंग टू टीडीएस except salaries are contained in section 194 of Income Tax Act, section 194 of Income Tax Act। TDS on interest on deposits, TDS on interest on deposits मेरे साथियों स्टैंडर्ड सी बात है, आपको पता है इसके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं करना। सेक्शन 194A याद रख लेना, अगर सेक्शन पूछा जाए तो गलती हो जाती है, बाकी तो आपको पता है। टैक्स इज डिडक्टेड इफ interest on FD and RD in a financial year, tax payable on FD and RD, what is payable not paid, what is payable not paid in a financial year is more than rupees 40,000 in normal cases and more than rupees 50,000 in case of senior citizens, more than rupees 50,000 in case of senior citizens। रेट ऑफ टीडीएस मेरे साथियों 10% है, रेट ऑफ टीडीएस 10% है, बट इफ पैन नंबर इज नॉट गिवन एवरीवेयर इट इज 20%। इफ पैन नंबर इज नॉट गिवन इन ऑल केसेस इट इज 20%। इफ somebody does not want tax to be deducted, तो ध्यान कर लेंगे, if somebody does not want tax to be deducted, तो डिक्लेरेशन पे कैन बी गिवन ऑन 15G और 15H इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। असली बात जहां पे उलझते हैं वो ये उलझते हैं, 15G एंड 15H टू बी प्रिजर्व फॉर 7 years, 15G एंड 15H to be preserved for 7 years, 15H and 15G and 15H to be preserved for 7 years। आज TDS on rent pay, TDS on rent pay सेक्शन 194I है, सेक्शन जरूर याद करके बैठिएगा, 194I है। TDS is deducted if rent payable in a financial year is more than rupees 2,40,000, more than rupees 2,40,000, and rate of TDS is 10%, rate of TDS is 10%, rate of TDS is 10%। कब कटेगा? रेंट पेबल इन ए फाइनेंशियल ईयर, पेड नहीं है, पेबल इन ए फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन रुपीज 2,40,000। TDS ऑन पेमेंट टू प्रोफेशनल, ये थोड़े आसान टॉपिक होते हैं दोस्तों, इसमें भी सारी बात एक्सप्लेन की गई है। कोई आपके सवाल होंगे मैं सबके जवाब दूंगा मेरे साथियों, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन क्विकली कर सकते हैं हम लोग। सेक्शन है मेरे साथियों 194J है, सेक्शन 194J है। लॉयर्स को ऑडिटर्स को पेमेंट करते हैं, TDS कब कटेगा? फीस पेड, पेबल नहीं है, फीस पेड इन ए फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन रुपीज 30,000, more than rupees 30,000, fees paid in a financial year is more than rupees 30,000, fees paid in a financial year is more than 30,000, a rate of TDS is 10%, a rate of TDS is 10%, rate of TDS is 10%, टेक्निकल सर्विसेज में 2% है,
टेक्निकल सर्विसेज में 2%। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे साथियों, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक, मेरा ख्याल है 3-4 साल पहले, 5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ, 194N, 194N। If customer has filed return, if customer has filed return in any of last 3 years, in any of the last 3 years, पिछले 3 साल में अगर उसने एक बार भी रिटर्न दाखिल किया है, if customer has filed return in any of the last 3 years, तो फर्स्ट 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं है, फर्स्ट 1 करोड़ की कैश विड्रॉल पे कोई टीडीएस नहीं है, कैश विड्रॉल अब 1 करोड़ पे 2% टीडीएस है, 2% टीडीएस है। इफ कस्टमर हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर लास्ट 3 years, उसने एक बार भी रिटर्न फाइल नहीं की, कस्टमर डिड नॉट फाइल रिटर्न फॉर लास्ट 3 years, एक बार भी रिटर्न फाइल नहीं की, तो रेट थोड़ा हटके, अप टू फर्स्ट 20 लाख नील, अप टू फर्स्ट 20 लाख कैश विड्रॉल नील, about 20 lakh to 1 crore 2%, about 20 lakh to 1 crore 2%, and above 1 crore 5%, and above 1 crore it is 5%, above 1 crore my dear friends it is 5%, 5%, वहां 2% था, पहले 1 करोड़ तक नहीं था। टीडीएस ऑन परक्विजिट्स टू एसोसिएट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन लेके आए साहब ये, हम किसी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को सिंगापुर भेज देते, थाईलैंड भेज देते, भाई तूने बड़ा काम किया, अब वो कहते उस पे भी टीडीएस कटेगा। अगर उसको कोई बेनिफिट आपने पूरे साल में 20,000 से ज्यादा का दिया, तो आपका टीडीएस काटना होगा, उस टैक्सेबल कर दिया, उस परक्विजिट टैक्सेबल कर दिया, परक्विजिट लिख रहे दोस्तों, एक छोटी सी बात लिख रहे, if any incentive is paid to, if any incentive, benefit, perquisite is paid to any business associate, to any business associate in cash or kind, in cash or kind, and value is more than rupees 20,000 in a financial year, value is more than rupees 20,000 in a financial year, then TDS will be deducted at 10%. TDS will be deducted at 10%. TDS will be deducted at 10%. मेरे एक साथी ने सवाल पूछा, भाई अबव 1 करोड़ पे टीडीएस की दर अगर तो रिटर्न फाइल कर रखी है तो 2% है, और रिटर्न फाइल नहीं की पिछले 3 साल में तो 5% है, 5%। आई एक और देख ले भाई, टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, सेक्शन 194C है मेरे साथ, टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, if single bill is more than 30,000, single bill is more than 30,000, or aggregate bills in a financial year, 5,000 का, 10,000 का, 8,000 का बिल है, aggregates bill in financial year more than rupees 1 lakh, more than rupees 1 lakh, और रेट ऑफ टीडीएस मेरे साथियों, अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1% है, अगर कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1% है, और अदर्स के केस में 2% है, और अदर्स के केस में 2% है।
टीडीएस मेरे साथियों आपको जमा करवाना है बाय 7th of the next month. TDS to be deposited by 7th of the next. थोड़ा सी में चेंजेस आए हैं मैं बताऊंगा. TDS to be deposited by 7th of the next month. March का TDS by 30th of April. March TDS to be deposited by 30th of April. If there is a delay, if there is a delay, interest is payable at 1.5% per month. अगर इसमें देरी हुई तो interest is payable at 1.5% per month. Penalty can be equal to TDS. Penalty could be equal to TDS. And imprisonment for 3 months to 7 years. Imprisonment for 3 months to 7 years. ये पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट आईटीओ की मर्जी है. पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट आईटीओ की मर्जी है. यहां पे एक चेंज आया है मेरे साथ. यहां पे एक चेंज आया है, थोड़ा सा नोट कर लेंगे उसको. थोड़ा सा चेंज को नोट कर लेंगे. If TDS is deposited, if TDS for a particular month is deposited, by the end of the quarter, क्योंकि स्टेटमेंट क्वार्टरली है, by end of the quarter, then interest is payable, but penalty is not payable. मान लीजिएगा किसी ने जुलाई का टैक्स काटा और 7 अगस्त तक जमा नहीं करवाया, 30 सितंबर तक उसने जमा करवा दिया, तो ब्याज तो लगेगा 1.5% पर मंथ का, लेकिन पेनल्टी कोई नहीं लगेगी. सेम क्वार्टर का. स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस क्वार्टरली, sent within 31 days from close of the quarter. Penalty for delay is rupees 200 per day. Maximum penalty equal to TDS. Maximum penalty equal to TDS. और लास्ट बात मेरे साथियों, पेनल्टी फॉर मिस्टेक इन TDS रिटर्न. Or if TDS return is not filed within 12 months. या तो रिटर्न में गलती हो या रिटर्न 12 महीने तक फाइल ना की जाए, तो मिनिमम पेनल्टी है 10,000 एंड मैक्सिमम पेनल्टी है 1 लाख. मिनिमम पेनल्टी है 10,000 एंड मैक्सिमम पेनल्टी है 1 लाख. मैक्सिमम पेनल्टी है 1 लाख. किसी साथी का भाई कोई टीडीएस पर सवाल हो मेरे से पूछे. कोई सवाल किस साथी के मन, और नहीं तो भाई आगे बढ़ेंगे. मेरे एक साथी ने सवाल पूछा, भाई गवर्नमेंट TDS एग्जम्पशन इफ एनी. TDS की एग्जम्पशन कुछ नहीं भाई. TDS की एग्जम्पशन जो है मैंने बता तो दी आपको. 7 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो देन यू नीड नॉट पे एनी टैक्स.
तो आपको एग्जाम्पशन दे दी है। और अगर आपको हाँ कुछ सवाल और पूछने साथ, इंटर बैंक डिपॉजिट में क्या पूछना है भाई? टीडीएस कहाँ गया बीच में? प्लीज सी डिडक्शंस एंड इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द आईटीआर ना, कोई जरूरत नहीं डिडक्शन पढ़ने की, कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन जानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आज तक एक भी सवाल नहीं आया कभी, ना डिडक्शंस पे आया ना इस पे आया। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मेरे साथियों का एक सवाल है भाई, ध्यान देंगे। मैं समझ गया उनका सवाल, समझ। If 15H is taken, then TDS will be waived up to ₹50,000। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं। ध्यान दीजिएगा, बात 2 मिनट मेरे को समय दीजिएगा शांति से। नंबर वन, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड आरडी, TDS will not be deducted if interest payable in a financial year is up to ₹50,000 in case of senior citizens. If 15H has been taken by you, if 15H has been taken by you, he says that मेरी तो इनकम इतनी है ही नहीं जो टैक्स लगेगा मेरे ऊपर। तो अभी का जो प्रोविजन हो गया है वो तो 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगना, 7 लाख रुपए तक की इनकम भी होगी। किसी की ब्याज से सिर्फ इनकम 7 लाख तक है, टैक्स लगना नहीं है उसको, तो 50,000 नहीं। आज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ एफडी, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। एडवांस पेमेंट के नियम में साथियों इस प्रकार से, एफडी की बात नहीं है। एडवांस पेमेंट का नियम ये है, जून तक देना 15%, और जनरल टॉक ना करें भाई अब इससे फायदा नहीं होगा। हम इस एग्जाम के लिए बैठे, टैक्स के क्वेश्चंस के क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं बैठे। मैं एडवांस टैक्स का तो क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। 15% अप टू जून, 15 जून, then 45% up to 15th of September, and then 45 plus 25, 75% up to 15th of December, and 100% by 15th of March। कोई बात, स्क्रीन अभी दिखा नहीं रहा हूं मैं। आज स्क्रीन कोई बातें दिखा दी। आज छोटा सा चैप्टर लगता है, यूज ऑफ हिंदी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सवाल लगातार आ रहा है और हर लेवल पे आया है। पिछली बार तो एक बैंक में 3 से 4 या 4 से 5 में एक सवाल आया था, मैं भी आपको बता दूंगा, ध्यान दीजिए भाई साहब। 5-7 बातें क्विकली कर लेंगे, ज्यादा समय लगाना नहीं। हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 14 September 1949। 14 September is celebrated as Hindi Day। 14 September is celebrated as Hindi Day। Official Language Act passed in 1963। Official Language Policy passed in 1976। Official Language Policy passed in 1976। असली सवाल ये है, all circulars। भाई अब स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है मेरे साथियों? अब जरा बता देंगे, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, या साइज और कम करूं मैं? वेदर स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, यहां तक का स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? हाँ तो ठीक है भाई, तो इसका थोड़ा सा कर सकते हैं ना, साइड का तो मैंने दबा दिया है, आ जाएगा दोस्तों।
ध्यान दीजिएगा, ऑल सर्कुलर्स, resolutions, orders will be issued bilingually in Hindi and English. Will be issued bilingually in Hindi and English. And it is duty of the signing official to ensure this. जो अधिकारी दस्तखत कर रहा है उसकी ड्यूटी। आज मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी है मेरे साथियों। बैंक ऑफ इंडिया बी रीजन में है इनका हेड ऑफिस, वहां प्रमोशन का सर्कुलर हिंदी में जारी हुआ, और पीएनबी ए रीजन में है। मेरे पास जो वर्षन आया वो इंग्लिश का आया है, उन्होंने हिंदी में भी जारी किया होगा, स्वाभाविक सी बात है, आजकल हिंदी में साथ साथ जारी होता है। आइए आइए, all letters received in Hindi should be replied in Hindi. 100% of the letters received in Hindi should be replied in Hindi. And it is duty of the signing official to ensure this. It is duty of the issued bilingual. Okay, thank you. It is duty of the signing official to ensure this. भाई साहब, आजकल मैं सरकार की किसी साइट पे जाता हूं ना, वहां हिंदी वर्षन ही आता है। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं तो मुझे लैंग्वेज बदलनी पड़ती है। मेरी इनकम टैक्स की असेसमेंट का ऑर्डर आया तो उसमें पहले हिंदी है, हिंदी में ऑर्डर, कई पेजेज है उसमें, 8-10 पेजेज हिंदी के ही चलते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा यार ये बातें समझ में नहीं आ रही, कुछ क्या लिखा हुआ है। फिर पता लगता है कि बाद में इंग्लिश का भी दे रखा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, धीरे धीरे हमको और ज्यादा समझ आ जाएगी। जबकि मेरी हिंदी पे बड़ी अच्छी कमांड है, मैं आपको बता दूं, लिटरेरी हिंदी पे मेरी बहुत अच्छी कमांड है, अच्छे लोगों ने लिटरेचर पढ़ा। जरा ट्रांसलेटेड हिंदी समझने में दिक्कत होती आ जाए। ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग क्वार्टरली है, और टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की मीटिंग हाफ ईयरली है। भाई साहब, 100% सवाल वो लिखे गए जो कभी एग्जाम में आए। मैंने एक भी सवाल अपनी तरफ से नहीं बनाया है। OLIC की मीटिंग क्वार्टरली, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की मीटिंग हाफ ईयरली। आज एक दो बातें और देख ले बस। रीजन्स का क्लासिफिकेशन तो मेरे साथियों आपको पता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन्स, रीजन ए में है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। हिमाचल से स्टार्ट करेंगे, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, MP, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, MP, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, 9 स्टेट्स, 9 स्टेट्स ए रीजन में, एंड यूटी ऑफ दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, एंड यूटी ऑफ दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यूटी ऑफ दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और रीजन बी में महाराष्ट्र, गुजरात एंड पंजाब, जहां हिंदी भी चलती है और उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज भी चलती है। महाराष्ट्र, गुजरात एंड पंजाब, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड दीव अंडमान, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड दीव अंडमान। और रीजन सी में ऑल रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ऑल रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एक छोटा सा काम और देखें मेरे साथ में, टारगेट फॉर ओरिजिनल कॉरस्पॉन्डेंस इन हिंदी। भाई ये अभी भी सवाल आया पिछले साल, टारगेट फॉर ओरिजिनल कॉरस्पॉन्डेंस इन हिंदी। और एक बैंक में तो हर स्केल पे सवाल डाल दिया, एक एक करके डाल दिया उसने, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, चारों पर डाला सब, बस टारगेट बदल दी। टारगेट फॉर ओरिजिनल कॉरस्पॉन्डेंस इन हिंदी, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। टारगेट फॉर ओरिजिनल कॉरस्पॉन्डेंस इन हिंदी, रीजन ए से ए में 100%,
ए से बी में 100%, ए से सी में 65%। 100 याद रख लेंगे। बी में 10% कम कर देंगे। बी से ए में 90%, बी से बी में 90%, और बी से सी में 55%। और फिर सी से ए बी सी, सब में 55%, सब में 55%। और एक ये टारगेट और नोट कर लीजिएगा। टारगेट फॉर कोरस्पॉन्डेंस इन हिंदी, ए से ए 100%, ए से बी 100%, ए से सी 65%, बी से ए में 10% ईच कम कर दीजिएगा, 90, 90, 55, और सी में 55% है। टारगेट फॉर नोटिंग इन हिंदी, खूब आया हुआ भाई साहब, ये खूब आया। टारगेट फॉर नोटिंग इन हिंदी, ए रीजन में 75%, बी रीजन में 50%, और सी रीजन में 30%, और सी रीजन में 30%। ट्रेनिंग थ्रू हिंदी मीडियम, ए रीजन में 70%, बी रीजन में 60%, और सी रीजन में 30%। सी रीजन में 30%। एक काम और लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं भाई, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। वन हु हैज गॉट proficiency in Hindi is called प्रवीण। प्रवीण, जिसको हिंदी का काम बहुत अच्छे तरीके से आता हो उसको कहते हैं प्रवीण। ठीक है बात। मेरे एक साथी ने सवाल पूछा, भाई देख देते, नोटिंग में बता देता हूँ, नोटिंग में बता देता। पीएनबी के साथ ही बैठे हैं भाई, प्रमोशन आपके यहाँ 1 दिसंबर को है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही बैठे हैं, इनका 10 नवंबर को कर दिया 3 से 4 और 4 से 5 का टेस्ट सडनली, आज ही डिक्लेयर किया है और 10 नवंबर का कर दिया गया है। ये बैंक आजकल टाइम देते नहीं। आज देख लीजिएगा, आज 8 अक्टूबर हुई है, 1 महीने का मुश्किल से टाइम मिला है। कैसे आदमी तैयारी करेगा, क्या करेगा। आज आइए मेरे दोस्तों, ये 2 बातें करनी थी, मैं थोड़े से काम और कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ। ये मेरे साथियों थोड़ी सी बात है, छोटी स्कीम है, सोवरेन गोल्ड स्कीम है मेरे साथियों, सोवरेन गोल्ड स्कीम है। आज के लेक्चर थोड़े आसान रखे थे भाई, बैंकिंग ऑपरेशंस भी करने तो है ना। अब कठिन चीजें तो ज्यादातर हो चुकी हैं। कल आपको एक गवर्नमेंट स्कीम करवा देंगे, पीएमईजीपी बाकी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स बाकी हैं, कल वो करा देंगे। कल मैं शेड्यूल भी आपको दे दूंगा, किस किस डेट में क्या क्या काम बाकी है, हमारा हो जाएगा। हाँ भाई, कुछ और कोई कह रहा साथी? नोटिंग में बता देता हूँ भाई, नोटिंग में बता देता। एग्जाम में सर्कुलर, जो मेरा अंदाजा है, मेरा अंदाजा है, जिस दिन आपके बैंक का सर्कुलर जारी होता वहां तक के देखे जाने चाहिए, क्योंकि 99% मेरा अंदाज ऐसा है, आपके बैंक ने सर्कुलर भेज दिए होंगे आज, आज या और 10 दिन पहले भेज दिए मोस्ट लाइकली। बैंक्स में 30 सितंबर तक के सर्कुलर के आने के चांसेस ज्यादा है भाई, जो फैक्चुअल पोजिशन। अगर मैं पुरानी हिस्ट्री देखूं, नोटिंग का मतलब होता है भाई साहब, मैं पीएनबी के हेड ऑफिस में था तो हम कोई चीज बनाते, उसके ऊपर हमारे बड़े साहब जो थे
वो कुछ कमेंट लिखते हैं हमारे नोट के ऊपर, उसको नोटिंग कहते हैं भाई। मैंने कोई एक नोट बनाया, उसके ऊपर मेरा बड़ा साहब कुछ हाथ से कुछ लिख रहा है, कमेंट कर रहा है, उसको नोटिंग कहते हैं। हाँ जी। और फिर हमारी भी नोटिंग जाएगी, उसकी नोटिंग में हमारी भी नोटिंग जाएगी, फिर उसको भी नोटिंग कहेंगे। यानी एक बेसिक नोट पे जो हाथ से लिखने का कार्यक्रम चलता है, दैट इज कॉल्ड एज नोटिंग। भाई कुछ साथी कह रहे हैं भाई क्या। हाँ जी, कर लेंगे बात। मेरे सारे साथी किसी भी बैंक के बैठे, सिवाय आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक डेट प्रेस्क्राइब करता अपने सर्कुलर में कि हमारे सर्कुलर इतने से लेके इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक के सर्कुलर आएंगे। और किसी बैंक में कोई तारीख मेंशन नहीं है। ये 5 साल पुराना सर्कुलर भी पूछ सकते हैं। ये 5 साल पुराना सर्कुलर भी पूछ सकते हैं बैंकों वाले। सिर्फ आईडीबीआई में डेट लिखी जाती है कि 1 साल के सर्कुलर, और उसमें भी डेट मेंशन होती है, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक के सर्कुलर्स। मैं तो सारे बैंकों का काम करता हूं, तो मेरे को इस बात का पता है भाई। आ जाएगा। चलिए, मेरे साथी ने पूछा है, पारंगत कौन है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। हाँ, हिंदी में नोटिंग का मतलब टिप्पणी है भाई, बिल्कुल ठीक। जहां तक मुझे याद आता है, पारंगत शब्द ठीक नहीं है। हिंदी में क्लासिफिकेशन के लिए पारंगत शब्द नहीं है, प्रवीण शब्द है। हाँ चलो भाई, चलिए आगे चलिए। मेरा कोई हिंदी का साथी बैठा क्या भाई? वहां पे होता था, एक होता था कार्य साधक ज्ञान, और एक होता था प्रोफिशिएंट। तो मुझे तो जहां तक याद आता है, प्रोफिशिएंट प्रवीण होता था। कोई हिंदी का अधिकारी कोई बैठा हो क्लास में, तो हमारी थोड़ी मदद कर सकता है भाई, और नहीं तो कोई बात नहीं। पारंगत में स्किल्ड। मेरे साथियों, मुझे आपकी बात ठीक होगी, मुझे चेक करना पड़ेगा कि पारंगत शब्द मिनिस्ट्री के सर्कुलर में जारी हुआ कि नहीं हुआ है। ये मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे आज का समय दे देंगे, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। मैं कमिट नहीं कर सकता जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा। मुझे मिनिस्ट्री का सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा। होम मिनिस्ट्री का सर्कुलर आता है इसके ऊपर। पारंगत नहीं है जहां तक मुझे ध्यान है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम का सर्कुलर पढ़ा हुआ, उसमें पारंगत शब्द नहीं है। आ जाओ। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। भाई आपके एग्जाम के बारे में चर्चा बाद में करेंगे दोस्तों। आज की क्लास में से बार बार हो फ्रेंडली, मुझे भी टाइम दीजिए ना, सर्कुलर पढ़ने का, कुछ विचार करने का, जो बैंक। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बात करें। एक सवाल ऑलमोस्ट 100% आ रहा है। इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात, भाई साहब ये सवाल नोट कर लीजिएगा ध्यान से। एसजीबी, सॉरी, ये वो ठीक कर देता हूं मैं, स्लाइड ठीक कर देता हूं। हाँ, प्रबोध जो है, प्रबोध शब्द होगा, कार्य साधक वाले को प्रबोध कहते हो। आप चिंता ना करें, मैं तीनों शब्द ले आऊंगा, दोनों तीनों। कल के क्लास में आप
मेरे एक साथी ने बताया कि पारंगत परीक्षा है, कोई भी कार्य साधक व्यक्ति पारंगत परीक्षा पास करके प्रवीण बन सकता है। चलो भाई, ओके मैगी, ओके, करवा देंगे साथ। आप टेंशन ना लें भाई, वो मिनिस्ट्री का ओरिजिनल सर्कुलर मेरे पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम का, उसमें से देख के कल पढ़ा दूंगा आज। एंड आई विल सीक अपॉलॉजी फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मेरे साथियों, मैं जब तक अपनी आंखों से चीज नहीं देखता ना, मैं क्लास में नहीं पढ़ा। मैं कम पढ़ा दूंगा, मेरे को सूट करता है। और मेरा स्टूडेंट जब भी कोई पॉइंट आउट करता है, मैं उसका सम्मान करते हुए इसको कभी ये नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हो ना। मैं ये कहता हूं कि भाई आप तो ठीक कह रहे होंगे, जरा मुझे भी चेक करने का मौका दे दीजिएगा, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में सही जवाब दे देंगे। तो बुराई क्या है भाई। और ये सारी उम्र ऐसे निकली है, 76 से पढ़ा रहा हूं, 76 से, ऑलमोस्ट 48 ईयर्स हो गए। 48 ईयर्स हो गए मेरे साथियों पढ़ाते। एक फार्मूला रखा, गलत नहीं पढ़ाना। अपने से गलती हुई, किसी ने पॉइंट आउट की, उसको चेक बैक किया, अगले दिन जवाब 100% देंगे उसका है। चलो, ये सवाल भाई साहब खूब आया। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट। ये एक्ट का नाम पूछ लिया, अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट। दूसरा ये सवाल भी आया मेरे साथी, किसके थ्रू सेल हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेल्स चैनल अजीब अजीब सवाल देता है, असली सवाल तो देता नहीं। सोल्ड थ्रू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू भी बेचते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू भी बेचते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी बेचते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी बेचे जाते हैं। कुछ मेरे साथियों ने कमेंट किया भाई, नहीं चलेगा सर, हिंदी में अपोलॉजी माननी हो। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हिंदी में अपोलॉजी माननी होगी। एक प्रवीण और दूसरा कार्य साधक, अच्छा ठीक। हिंदी मुझे बड़ी अच्छी तरीके से आती है, चिंता मत करना। हिंदी में क्षमा याचना कहती हैं, उर्दू में माफी कहते हैं। ईश्वर ने बड़ी कृपा की, उर्दू भी खूब पढ़ी हुई, उर्दू भी अच्छी पढ़ी हुई है, पंजाबी भी अच्छी पढ़ी हुई है। अब ये है कि जब वो भाषाएं प्रैक्टिस में नहीं रहती है, तो उसका थोड़ा थोड़ा सा हाथ कमजोर होता चला जाता है। आज, और हिंदी तो भाई साहब आज भी पूरा ध्यान रखता हूँ। कोई अच्छी किताब मिल जाती है, 10th और 12th की जो टेक्स्ट बुक्स हैं सीबीएसई की, उसमें बड़ी अच्छी स्टोरीज आती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है ना, लिटरेचर लिटरेचर के आगे पढ़ लेते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट ध्यान कर लीजिएगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल, माइनर भी कर सकता है बच्चा, उसका गार्डियन करेगा। जॉइंटली भी अलाउड है, एचयूएफ को भी अलाउड है। देखो ध्यान करिए, पीपीएफ जॉइंटली अलाउड नहीं है, एचयूएफ को भी अलाउड नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दो आदमी भी मिलकर खरीद सकते हैं। होल्डिंग पहले की गिनी जाएगी, जब उसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गिनी जाएगी तो पहले का नाम गिना जाएगा। ट्रस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी, ये सब कर सकते हैं मेरे साथी। आई, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम एंड मल्टीपल्स ऑफ 1 ग्राम। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ कर सकते हैं 4 kg इन 1 फाइनेंशियल ईयर, 4 kg इन 1 फाइनेंशियल ईयर। और ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी कर सकते हैं 20 kg इन ए फाइनेंशियल ईयर। फिजिकल ईयर बोलते हैं वैसे वो, फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हैं। एक बात ध्यान रखना,
ये 4 kg एंड 20 kg में भी सेकेंडरी परचेजेस और प्राइमरी परचेजेस, आप चाहे बाजार में खरीदें चाहे उधर से खरीदें। आपको ध्यान होगा 2024-25 में सरकार ने कोई गोल्ड बॉन्ड नहीं निकाला है, और 99% मुझे लगता है सरकार कोई गोल्ड बॉन्ड 2024-25 में नहीं निकाले। जो निकालने थे निकाल लिए, आ जाएगा। In case of joint holding, limit applies to the first person. Limit applies to the first person. Annual seeding includes a CB subscribed under different tranches and purchased from the secondary market during the fiscal year. साथ ही साथ दूसरे करवाए। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। आगे क्या? क्लास को लाइवली बढ़ाते रहते साथी। एक साथी ने लिखा है, महाशय आपकी हिंदी काबिले तारीफ है। तो हिंदी में भी उन्होंने अपनी विद्वत्ता दिखा दी और उर्दू में भी दिखा दी, अच्छी बात है भाई। आइए, आप तो सारे साथी बड़े अच्छे साथी हैं। पढ़ाई के अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं आपसे, आपके ऊपर अपना हक समझता हूं। कोई धर्म और कोई भाषा हो और कोई क्षेत्र हो, प्यार करिए सबसे, सबसे प्यार करिए, बड़ा आनंद रहेगा जिंदगी में। कोई धर्म हो, कोई भाषा हो और कोई क्षेत्र हो, चिंता मत कर, मस्त रहिए, किसी की सुनिए मत, अपने अंदर की सुनिए बस। चलिए, एक लाइन मैंने अनचाहे आपसे कह दी है, बिना आपकी इच्छा के। इंटरेस्ट मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, इस पे ब्याज भी दे रही है सरकार, एप्रिसिएशन तो हो रहा है, सरकार ब्याज भी दे रही है 2.5% पर एनम, 2.5% पर एनम, एंड इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग नहीं है भाई, रिडेम्पशन आफ्टर 8 years फ्रॉम द इश्यू ऑफ द बॉन्ड्स। प्रीमेच्योर रिडेम्पशन भी अलाउड है, नॉर्मल रिडेम्पशन 8 साल के बाद है, प्रीमेच्योर रिडेम्पशन allowed after 5 years, allowed after 5 years। इश्यू प्राइस मेरे साथियों, simple average of the closing price of 99 purity gold, 99 purity gold, simple average of the closing price of the 99 purity gold published by Indian Bullion and Jewelers Association for last 3 working days of the week preceding the subscription period। एग्जाम में सवाल बिल्कुल आया हुआ, ध्यान रखेंगे। पहली बात, गोल्ड 999 की प्योरिटी वाला लिया जाएगा, रेट IBGA का होगा, पिछले 3 वर्किंग डेज का, जिस वीक में इशू आ रहा है उससे पिछले वीक में ही 3 दिन का जो लगातार क्लोजिंग का रेट था उसकी एवरेज लेके रेट क्लब से लिया जाएगा। कंसेशन ऑफ 50 ग्राम इन इशू प्राइस, 50 रुपये पर ग्राम की कंसेशन मिलेगी। इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑनलाइन, इट एप्लीकेशन इज ऑनलाइन एंड पेमेंट आल्सो डिजिटल, पेमेंट थ्रू डिजिटल। अगर डिजिटल मोड से पेमेंट करेंगे और एप्लीकेशन ऑनलाइन देंगे तो 50 रुपये पर ग्राम के कंसेशन मिलेगी। जब आएगा तो पहले की बात है सब, कमीशन फॉर मोबिलाइजिंग सब्सक्रिप्शन 1% है, 0.5% आपने एजेंट के साथ शेयर करना है। बड़ा अच्छी कमाई का साधन है भाई, बेच सको, अगर ये माल बेच सको तो 1% बहुत होता है। इश्यूज फॉर issued as गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक, मैंने पहले भी बताई थी बात,
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी के रूप में जारी किया जाता है। टैक्स ट्रीटमेंट ध्यान करिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट, but no capital gain tax on appreciation. But no capital gain tax on appreciation. सबसे बड़ा इसका फायदा ये हुआ है, इस पे कैपिटल गेन नहीं ले रही। सब सोने का भाव बढ़ जाता है, बड़ा कैपिटल गेन होता है। और अभी तक 20% कैपिटल गेन का नियम था, अभी सरकार ने 12.5% किया इस बार से। वो नहीं लगता था, वो नहीं लगता। तो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी मेरे साथ। ये लीजिएगा दोस्तों, ये भी लीजिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन पूछ ली कौन से फॉर्म पे दी जाएगी, विचित्र सवाल देती है इंस्टीट्यूट। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म पे दी जाएगी, ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों। पीपीएफ का भी फॉर्म ए है, पीपीएफ भी अप्लाई करने का फॉर्म ए है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का भी फॉर्म ए है, प्लस पैन डिटेल्स, परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, और बैंक एक्नॉलेजमेंट देगा फॉर्म बी पे। एक्नॉलेजमेंट विल बी गिवन ऑन फॉर्म बी। सेम बात पीपीएफ में है, एप्लीकेशन ऑन फॉर्म ए, एक्नॉलेजमेंट ऑन फॉर्म बी। एक्नॉलेजमेंट ऑन फॉर्म बी। मेरे साथियों ने सवाल पूछ रखे, भाई देख लेना। लोन इज अवेलेबल अगेंस्ट एसजीबी इन डीबेट फॉर्म, बिल्कुल अवेलेबल है। लोन इज अवेलेबल, लोन इज अवेलेबल माय फ्रेंड्स, लेकिन लोन के नियम वही है। इंडिविजुअल को लोन ज्यादा नहीं है, वही मुझे लगता है। आ, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। जो गोल्ड ज्वेलरी जैसा काम है वैसा ही है भाई। एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं, गोल्ड कॉइन्स के अगेंस्ट भी लोन है, लेकिन मैक्सिमम 50 ग्राम के कॉइन के अगेंस्ट। ये तो बॉन्ड है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम मेरे साथ ही पुरानी है, 2015 की स्कीम है। जिन टेम्पल्स के पास, ट्रस्ट के पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स पड़े थे और सिंपली स्टोर कर रखे थे, कोई यूटिलिटी नहीं थी उस पैसे की, सरकार ने कहा आप इसको मेल्ट करवा लो। मेल्ट करवा के सोना हमारे पास जमा करवा दो, गोल्ड हमारे पास जमा करवा दो, तो हम आपको ब्याज देंगे 2.25% का, 2.5% का। गोल्ड तो आपका है ही है, गोल्ड तो आपका है ही है, जो एप्रिसिएशन होगी आपकी होती रहेगी। तो लिख दें, इन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम deposits are of 3 types. Deposits are of 3 types. Short-term deposits will be with the bank. Short-term deposits will be with the bank for 1 year to 3 year, for 1 year to 3 year, for 1 year to 3 year. For 1 year to 3 year. याद है मुझे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में स्टाफ से जबरदस्ती बेचे गए थे, लेकिन भला वो बैंक का हमारा कुछ फायदा करा दिया, काफी उसमें इंक्रीज मिला था। और दूसरा मीडियम टर्म डिपॉजिट्स फॉर 5 to 7 years, medium term deposits 5 to 7 years, and long term deposits 12 to 15 years. Long term deposit for 15 to 12 to 15 years. Medium term deposits 5 to 7 years. Long term deposits 12 to 15 years. Medium term and long term will be with government. Medium term and long term deposits will be with government. Will be with government. Next question.
इंटरेस्ट रेट देख ले मेरे साथियों, इंटरेस्ट रेट मीडियम टर्म डिपॉजिट पे 2.25% है, मीडियम टर्म डिपॉजिट पे 2.25% है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट पे 2.5% है, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट तो बैंक की मर्जी है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मेरे साथियों बैंक की डिस्क्रिप्शन है, बैंक डिस्क्रिप्शन। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड जिससे पहले गोल्ड रिडीम नहीं कर सकेंगे आप। मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में 3 इयर्स है, मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में 3 इयर्स है, और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में 5 इयर्स है। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में 5 इयर्स है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में 5 इयर्स है। जानते ऑन मैच्योरिटी रिडम्पशन कैन बी इन गोल्ड और इन इंडियन रूपीज। ये जरा सा थोड़ा नोट कर लेंगे साथियों, 2022 की इंस्ट्रक्शंस हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी आइदर इन इंडियन रुपीज और इन गोल्ड, और इन गोल्ड, बट प्रीमेच्योर रिडम्पशन जो 3 साल 5 साल में, प्रीमेच्योर रिडम्पशन ओनली इन इंडियन रुपीज, गोल्ड में नहीं होगी, ओनली इन इंडियन रुपीज। Gold will be paid in multiples of 10 ग्राम। 10 ग्राम के मल्टीपल में गोल्ड वापस किया जाएगा। बैलेंस विल बी इन इंडियन रुपीज, बैलेंस विल बी इन इंडियन रुपीज। और लास्ट लास्ट बात, इफ रिडेम्पशन इन गोल्ड, अगर आप अपना गोल्ड ही वापस चाहते हैं, इफ रिडेम्पशन इन गोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज विल बी 0.5%। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज विल बी 0.5%, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसकी हैंडलिंग बड़ी डिफिकल्ट है मेरे साथ, हैंडलिंग बड़ी डिफिकल्ट है कि सरकार से गोल्ड आएगा बैंक के पास, बैंक गोल्ड देगा, और वो मुश्किल का काम है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 0.5% रखे। पहले 0.2% हुआ करते थे, बाद में 0.5% कर दिया। आई मेरे एक साथी ने सवाल पूछा, भाई लॉक इन पीरियड इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, क्योंकि 3 साल तक का है और बैंक की मर्जी है, बैंक जैसे चाहे वैसे कर सकता है। छोटी सी कंसेप्ट मेरे साथ, ये 2 लाइन की कंसेप्ट है, फाइनेंशियल क्लोजर। सवाल आ जाएगा तो इसी में उलझा देगा, और बता दूंगा कैसे उलझाता है। फाइनेंशियल क्लोजर मीन्स प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू, providing banking services to, providing banking services to poor persons, poor persons, unemployed person नहीं, poor persons at affordable cost, at reasonable cost, ना at affordable cost, at nominal cost, ना at affordable cost। यही सोच जा लेता, आदमी को याद ही नहीं देता, यार रीजनेबल लिखूं, मिनिमम लिखूं, अफोर्डेबल लिखूं। एंड स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन देख लीजिएगा। मैं साथियों मैं बता दूं आपको, जब रंगाराजन कमेटी बनी थी, उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन की 4 बात कही थी, कि ये 2006 की बात है, ये 2006 की बात। नंबर 1 उन्होंने कहा सबका बैंक में खाता होना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा बैलेंस नहीं होना चाहिए, बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए।
बीएसबीडीए खोल दिया गया। उन्होंने कहा एक उसको लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिले, एक एक्सीडेंट का इंश्योरेंस कवर मिले। दो स्कीम लाई गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कल हम चर्चा करेंगे इनकी। और एक उन्होंने कहा पेंशन की स्कीम होनी चाहिए, पेंशन की स्कीम होनी चाहिए, एपीवाई, अटल पेंशन योजना। एक बात और कही थी कि थोड़ी सी ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी हो, थोड़ी सी ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी, सम अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, वो पीएमजेडीवाई में आप दे रहे हैं आदि। तो स्टेप्स टेकन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, पीएमजेडीवाई with overdraft, DSBDA without balance, PMJJBY, PMSBY and PM and APY. यहाँ PM वर्ड नहीं, APY है। आई जरा से एक बात देख लीजिएगा इसकी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की भी। दे आर एजेंट्स ऑफ द बैंक प्रोवाइडिंग डोर टू डोर सर्विसेज। बस इसका एक सवाल ध्यान करना आपने, दे आर एजेंट्स ऑफ द बैंक प्रोवाइडिंग डोर टू डोर सर्विस। ये सवाल हिट है। बाय अपॉइंटिंग बीसी, बैंक विल फेस रेपुटेशन रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड लीगल रिस्क। रिस्क याद रख लेना बस। बाय अपॉइंटिंग बीसी, बैंक विल फेस रेपुटेशन रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड लीगल रिस्क। बैंक विल फेस रेपुटेशन रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड लीगल रिस्क। बाकी चीज छोड़। ये मेरे साथियों छोटी सी बात है। पहले डिस्टेंस क्राइटेरिया था, अब बैंक अपना जो मर्जी क्राइटेरिया फिक्स करे। डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस ऑफ द बीसी एंड बैंक, नो क्राइटेरिया फ्रॉम आरबीआई, and anybody can become BC including NBFC. Any person can become BC including NBFC. Any person can become BC including NBFC. Including NBFC. आइएगा मेरे साथ ये सवाल देखते भाई। PMJDY is also BSBD account। हाँ ठीक करें आप, बिल्कुल ठीक है। PMJDY is a, लिख लो बल्कि आपके फायदा रहेगा। PMJDY is a combination of small account and BSBD. It's a combination of small account and BSBD. भाई ये सवाल ऐसे उलझने वाले आते हैं, तो ध्यान क्या करो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मेरे साथ, ये पुराना एक्ट है, 2005 का है, कोई बदलाव भी नहीं है इसमें। क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। एनी सिटीजन, सवाल आ रहा है, अभी भी आ रहा है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी विदाउट गिविंग एनी रीजन। इसमें असली इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट गिविंग एनी रीजन। यहां पे गड़बड़ हो जाती है, मुझे बताना नहीं मैं क्यों पूछ सकता हूं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आया, बताना होगा। फीस फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन ₹10 है। फीस फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन ₹10 है। ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंटिंग करप्शन है। ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंटिंग करप्शन। टाइम फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन 30 डेज है, 30 दिन के भीतर सूचना देनी होगी। टाइम फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन 30 डेज है। But if information pertains to life and liberty, period is 48 hours. Period is 48 hours. साधारणतः 30 डेज है,
लाइफ एंड लिबर्टी हो तो 48 आवर्स है। और फाइन फॉर डिले ₹250 पर डे, और मैक्सिमम फाइन 25,000। मैक्सिमम फाइन 25,000 रुपये मेरे साथियों। फाइन फॉर डिले ₹250 पर डे, मैक्सिमम फाइन 25,000 रुपये। रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन टाइम 5 से 8 साल। किसी डॉक्यूमेंट का 5 इयर्स, किसी का 8 इयर्स, ऐसे। और अपील करने का पीरियड विद इन बैंक, पीरियड ऑफ अपील टू अपीलेट अथॉरिटी विद इन बैंक 30 डेज है दोस्तों। बैंक के अंदर ही अपील करनी है, सीपीआईओ के खिलाफ अपील करनी है, 30 डेज है। एंड पीरियड ऑफ अपील टू सीआईसी 90 डेज है। पीरियड ऑफ अपील टू सीआईसी 90 डेज है। पीरियड ऑफ अपील टू सीआईसी 90 डेज है। थोड़ा सा एक सवाल और कर लेंगे साथ, छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट है बस, फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा। डेट सिक्योरिटाइजेशन। Debt securitization. You have given loan for very long periods and you need money. Convert these loans into marketable securities. Convert these long-term loans into marketable securities. That is called as debt securitization. लिख लीजिए। Process of converting illiquid financial assets. Process of converting illiquid financial assets into marketable securities, into marketable securities through special purpose vehicle, special purpose vehicle, through special purpose vehicle. ट्रस्ट होते हैं मेरे साथियों, ट्रस्ट होते हैं। It is done to increase liquidity of the bank. It is done to increase liquidity of the bank. मैंने 2 कंसेप्ट और करनी मेरे साथियों। ये तो खाली रखे, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग illiquid financial assets into marketable securities। एक बात हमने कल की थी फैक्टरिंग की, जरा सी बात लिख लेंगे, आज दूसरे तरीके से लिख लेंगे। कल हमने ट्रेड्स के सिलसिले में फैक्टरिंग की बात की थी। फैक्टरिंग में इज परचेजिंग ऑफ बुक डेट्स। फैक्टरिंग में इज परचेज ऑफ बुक डेट्स, परचेज ऑफ डेटर्स। फैक्टरिंग में इज परचेज ऑफ बुक डेट्स। और फैक्टर मेरे साथियों 3 काम करता है। Factor undertakes following functions. Number 1, provides finance. Provides finance. Number 2, maintains sales ledger. Maintains sales ledger. और तीसरा है collection of debt. और तीसरा है collection of debt. Provides finance, maintains sales ledger, and collection of debt. Factoring is done for 3 months to 6 months. Factoring is done for 3 months to 6 months. With recourse factoring. With recourse factoring. अगर बायर पैसा नहीं देगा तो फैक्टर कैन रिकवर फ्रॉम द सेलर। जिससे उसने खरीदा था उसको उससे पैसा मांग सकता है। With recourse factoring, if buyer does not pay, factor can recover from the seller. Factor can recover from the seller. Without recourse factoring, if buyer does not pay, seller is not liable. ट्रेड्स में विदाउट रिकॉर्स फैक्टरिंग है, लिख लीजिएगा इस बात को। इन केस ऑफ ट्रेड्स इट इज विदाउट रिकॉर्स फैक्टरिंग, विदाउट रिकॉर्स फैक्टरिंग। इन ट्रेड्स इट इज विदाउट रिकॉर्स फैक्टरिंग। और लास्ट बात मेरे साथ आज की, फॉरफिटिंग कल भी करवाया था, आज दोबारा लिख लीजिएगा कि साथी ना लिख। परचेज और डिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स। Purchase or discount of export bills on without recourse basis. On without recourse basis.
एक्सपोर्टर की कोई जिम्मेवारी नहीं है। एंड फॉरफिटिंग इज डन फॉर 6 months to 3 years। फॉरफिटिंग इज डन फॉर 6 months to 3 years। मेरे साथियों, आज की क्लास यहां तक रहेगी। मैं अवेलेबल हूं, किसी को कोई सवाल पूछने हो मेरे साथी पूछ सकते हैं। CIC की फुल फॉर्म तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है भाई। CIC की फुल फॉर्म चीफ सॉरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी होती है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अच्छा, ये भाई कोई 7th की जो लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर देंगे। कोई रिकॉर्डिंग कह रहे कि कोई मिसिंग है, मैं कल स्टाफ से चेक करवा दूंगा भाई, कल चेक करवा दूंगा। ठीक है ना? ठीक भाई, ये मुझे चेक करना पड़ेगा प्रोविजन। मेरे एक साथी ने पूछा है, एक बैंक दूसरे बैंक के पास डिपॉजिट करवाता है FDR के रूप में, तो वहां पे TDS कटेगा कि नहीं कटेगा? इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होगा। TDS कटेगा कि नहीं कटेगा ये देखना पड़ेगा। आइए बच्चों, देखिए इनकम तो आपकी कोई भी होगी टैक्सेबल होगी, किसी को कोई एग्जम्पशंस नहीं है, किसी को एग्जम्पशंस नहीं है। डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग, एक ही मेजर डिफरेंस है। फैक्टरिंग कैन बी विद रिकॉर्स विदाउट रिकॉर्स, but forfeiting will always be without recourse. One. Secondly, factoring can be for domestic transactions as well as export transactions. Forfeiting is only for export transactions. Factoring is for 3 months to 6 months. Forfeiting is for 6 months to 3 years. मेरे साथ एक सवाल और देखते भाई। कोई बात नहीं भाई, चेक कर देंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ, इंटरबैंक डिपॉजिट पे मुझे चेक करना पड़ेगा। ओ फ्रेंड, मुझे पता नहीं कि इंटरबैंक डिपॉजिट पे टैक्स एग्जेम्पशन है कि नहीं है, हमारे कभी काम नहीं लगी भाई। फॉरफिटिंग इज ओनली फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। ठीक। हाँ, नहीं, TDS डिडक्शन के लिए एग्जाम्प्ट होना अलग चीज होती है भाई, टैक्सेबिलिटी अलग चीज है। मैं चेक कर दूंगा, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। नेक्स्ट बात, आ, आज की रिकॉर्डिंग लगेगी कल 2 बजे तक सवेरे। TDS ऑन कैश विड्रॉल में ITR कंस्टिट्यूशनली फाइल होनी चाहिए 3 years में से किसी एक साल, किसी एक साल की भी अगर ITR फाइल हुई है तो भी 1 करोड़ तक कोई TDS नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर 2% है, 3 साल में से किसी एक साल की। ठीक है ना? NPS वात्सल्य कर देंगे, मैं लिख लेता हूं, NPS वात्सल्य करवा देंगे, कल करवा देंगे। ठीक है ना? ओके, ऑल द बेस्ट माय डियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। Okay, my dear. All the best. We'll meet tomorrow again at 8 p.m. Thank you. मेरे एक साथी ने जाते जाते बड़ा मेरा मन खुश कर दिया है। Sir, in my opinion, a banker can only become banker if he has thoughts and smiles like you. We are very blessed. Thank you very much. भाई, आपका नाम नहीं आता इस साथी का, जरा नाम मुझे इंडिकेट कर दें। आपकी चैट और कोई नहीं पढ़ सकेगा, मैं जरा नाम जान जाऊंगा ये कौन साथी है मेरे। थोड़ा सा अगर बैठे हैं क्लास में तो जरा नाम इंडिकेट कर दे भाई अपना।
ओके ओके, सो नाइस, थैंक यू माय डियर, थैंक यू वेरी मच। सैटरडे संडे क्लास में कल दूंगा आपको, मैं सारी क्लास का शेड्यूल कल दे दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच भाई। किस चीज को रिपीट करना भाई? मेरे साथी ने पूछा, प्लीज रिपीट सर। किस चीज को रिपीट करूं भाई? अभी जो कहा, ए बैंकर कैन ओनली बिकम बैंकर इफ ही हैज थॉट्स एंड स्माइल लाइक यू। पता नहीं मुझे, मेरी तो कोई स्माइल ऐसी है नहीं भाई। मैं तो डिसिप्लिन वाला आदमी हूं, तो इसलिए कई लोगों को तो मेरा डिसिप्लिन ही याद रहता है। जो आज जीएम बने बैठे हैं, तो कभी किसी मीटिंग में मिल जाएंगे तो बोले सर याद करता हूँ। आप सर बड़े सख्त थे, मोबाइल को स्विच ऑफ करवा देते थे, मोबाइल को स्विच ऑफ करवा देते थे सर। और क्लास में कोई लेट आता तो घुसने नहीं देते थे। मैंने कहा यार, अब तो तुम जीएम बने हुए हो, अब तो इन बातों को भूल जाओ भाई, ठीक है ना, आ जाओ। मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मैंने कहा अब तो तुम जनरल मैनेजर बन गए भाई, तुम कभी स्केल 1 2 में आए थे। अब मैं उस समय क्लास में टाइम का पाबंद आदमी था, तो नहीं करने देता था। तो आज तो कोई बात है नहीं, कोई बात, जिंदगी चलती है भाई। सो नाइस माय डियर, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे और अच्छे लेक्चर के साथ मिलेंगे, धन्यवाद मेरे साथ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच भाई। सो नाइस, एएलएम की एक साथी ने याद दिला दी है। असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट तो हम डेफिनेटली याद करते हैं आज भी, कि हम लोगों ने जब कैसे मेहनत की थी, कोई जानता ही नहीं था क्या है। सो नाइस, अच्छी बात, आज की साथी ने याद दिला दिया, दिन अच्छी बात। सो नाइस माय डियर, थैंक यू वेरी मच।